लेक्चर तो इसका बड़ा थियोरेटिकल है। फर्स्ट लेक्चर जो है वो उसके ऊपर है, डेफिनेशंस के ऊपर, जिसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ करंट के बारे में डिस्कस करते हो। है ना, इसमें वो वाले पॉइंट्स आते हैं ना जिसमें ड्रिफ्ट स्पीड वगैरह के बारे में बताते हैं। तो क्या कहा गया है इसमें कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ करंट कंडक्शन मेटल्स में किस तरीके से होती है। मेटल की थ्योरी अलग है और सेमीकंडक्टर की थ्योरी अलग है। तो मेटल्स में क्या बोलते हो कि किस तरीके का करंट कंडक्शन का मैकेनिज्म है, और उससे अपनी जो डेफिनेशंस आएंगी वो किस तरीके की होंगी। थोड़ा बता दोगे तो जल्दी हो जाएगा, वरना डिटेल में जाना पड़ेगा। इसमें क्या बोलते हो कि भाई जैसे मेटल है मान लो, और कोई इसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं है इसमें, अगर इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो उस कंडीशन में इसके अंदर करंट कितना बोलते हैं हम लोग, कि अगर मेटल है बट उसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा रहे, जीरो। वेलोसिटी नहीं जीरो होगी बोलते हो, एक्चुअली ये बोलते हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर चलते तो हैं लेकिन सब रैंडम चलते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा होगा, कोई कहीं और मूव कर रहा होगा, कोई इधर कहीं जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं बट सब कुछ रैंडम तरीके से। और करंट सिस्टमैटिक मोशन कैसे से आती है, तो ड्यू टू रैंडम मोशन हम ये बोलते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, एंड देयरफॉर नो करंट, स्मॉल आई जीरो। फिर इसमें ठीक है, बहुत ज्यादा को लिखाएंगे नहीं इसमें, मेन मेन चीजें बताते हुए चल रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जब सेम मेटल को अगर किसी बैटरी से अटैच कर देते हो, यानी कि एक पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस अप्लाई कर देते हो, जिसको बायसिंग कहते हैं। जो सेमीकंडक्टर में दो तरीके की होती है, फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग। इसमें एक ही तरीके की बायसिंग होती है, फॉरवर्ड बायसिंग जिसको बोलते हैं। कि तो इसका मतलब अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस अप्लाई कर दे विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी, तो ये कहते हैं ना कि जो ये बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या काम करेगा, ये इनसाइड मेटल एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा। इनसाइड मेटल बोल रहे हैं आपसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इस चीज के अगेंस्ट में हम लोग थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कह रहे थे कि मेटल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। अभी वही चीज अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इनसाइड द मेटल। इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में प्रेजेंट है, आउटसाइड में नहीं होगा इस पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक में और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ये डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक में मेटल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, अंदर नहीं आती थी। इसमें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बाहर नहीं आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस मेटल प्रेजेंट है ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। और सिंपल केस मान लो, अगर जैसे कैपेसिटर में मानते थे कि अगर अगर कंडक्टर का लेफ्ट वाला एंड और राइट वाला एंड, कंडक्टर की लेफ्ट एंड और राइट एंड सिमिलर ज्योमेट्रिकल एरियाज के हों, मतलब जस्ट लाइक राइट वाला पार्ट और लेफ्ट वाला पार्ट सेम एरिया के हों, और यहाँ से यहाँ तक थ्रू आउट एक जैसा मटेरियल लगाओ, मतलब सिंपल केस में इसको यूनिफॉर्म मान लेगा कि मटेरियल इज परफेक्टली यूनिफॉर्म, ज्योमेट्रिकली भी यूनिफॉर्म है और मटेरियल वाइज भी यूनिफॉर्म है। ज्योमेट्रिकली यूनिफॉर्म होने का मतलब कि थिकनेस, थिकनेस मतलब कि रेडियस, डायमीटर लेफ्ट टू राइट एक जैसा है। और मटेरियल का मतलब अगर कॉपर यहाँ लगा है तो बीच में भी कॉपर है, इधर भी कॉपर है, इधर भी कॉपर है। तो इन कंडीशंस में जब सब कुछ यूनिफॉर्म तरीके से होगा, उस कंडीशन में अगर इसकी लेंथ को एल कहते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इनसाइड में होगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय एल, कैपेसिटर वाला फॉर्मूला लगाते हैं।
ठीक है, बट ये यूनिवर्सल रिलेशन नहीं है। मतलब ये जो E इक्वल टू वी बाई एल का फॉर्मूला है वो सिर्फ बता दिया आपको कि तब लगाइएगा यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल एरिया हो लेफ्ट टू राइट, एरिया में कोई वेरिएशन ना हो, लेफ्ट टू राइट मटेरियल में कोई वेरिएशन ना हो रही हो। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज वी बाई एल। आउटसाइड में पूछा जाए कि अगर करंट कैरिंग वायर के आउटसाइड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो करंट कैरिंग वायर के आउटसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जस्ट अपोजिट था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कंडक्टर के बाहर ही इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, अंदर नहीं आती थी। ठीक है। इसके बाद ये कहते थे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आती है, मतलब एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम तरीके से चल रहे थे, ये सब आप एक सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन सब को अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करेगी। तो सारे इलेक्ट्रॉन सिस्टमेटिकली एक ही डायरेक्शन में चलेंगे ड्यू टू द फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो फोर्स अगर हम याद करें कि फोर्स बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एवरी इलेक्ट्रॉन, है ना, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा, फोर्स ऑन एनी वन इलेक्ट्रॉन, वो चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, एफ इक्वल टू ई। तो जो चीज पहले रैंडम तरीके से हो रही थी, अब वो प्रॉपर तरीके से हो रही है, सिस्टम तरीके से, सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चल रहे हैं। विद एक्सेलरेशन अगर पूछा जाए कितनी एक्सेलरेशन से ये चल रहा है, तो उसका सीधा सा आंसर हो जाएगा फोर्स अपॉन मास करके, दिस अपॉन एम। एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट। तो इसमें एक और पॉइंट कहते हैं यार, लिखते रहिए बाकी। इसमें एक और पॉइंट अगर आपको याद हो या फिर नहीं याद है तो किताब देख लेना कि भाई ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेट तो करते हैं, और एक्सेलरेट करके वो लेफ्ट साइड मान लो जाएंगे, तो बीच बीच में वो कोलाइड भी करते रहते हैं। मतलब ये मोशन कंप्लीटली फ्री नहीं होता कि यहाँ से स्टार्ट किया और भागते हुए चले गए रास्ते में। मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो बीच बीच में मेटल के जो एटम्स होते हैं उनके साथ बार बार ये कोलाइड करते हैं, कोलिजन करके बार बार ये रुक जाते हैं, और रुक करके फिर से स्टार्ट कर देते हैं। और उसमें मतलब इलेक्ट्रॉन चलेंगे कुछ टाइम के लिए फ्री माइंड से चलेंगे, फिर कोई एटम रास्ते में आ जाएगा, उससे टकराएंगे, कोलिजन करके फिर वो स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद कोई दूसरा एटम बीच रास्ते में कोलाइड कर जाएगा। तो बार बार टक्कर करके, बार बार कोलाइड करके ये चल रहे हैं। तो यहाँ पर एक एवरेज टाइम डिफाइन किया गया है, एवरेज टाइम बिटवीन द टू कोलिजन्स, है ना, बिटवीन टू कोलिजन से एक एवरेज टाइम की बात करते हो, जिसको टाउ से डिनोट कर देते हैं, और कह देते हैं ये रिलैक्सेशन टाइम है इसका। रिलैक्सेशन टाइम नाम से भी समझ सकते हो, रिलैक्स करने का टाइम है ये। मतलब इतने टाइम में कोई कोलिजन नहीं होगी, टाइम जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलैक्स है कि चलो अब रास्ते में कोई नहीं आ रहा। तो इस एवरेज टाइम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सेलरेशन से जो वेलोसिटी एक्वायर होगी, रिलैक्सेशन टाइम समझ गए ना, नाम से ही समझ लो, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, मतलब कि आराम करने का समय है इनके। आराम मतलब किस तरीके का आराम? हाँ, चलेंगे लेकिन कोलाइड नहीं करेंगे, चलेंगे विदाउट कोलिजन चलेंगे। तो जितनी देर वो रिलैक्स रिलैक्स मोड में चल रहे हैं उतने टाइम के लिए अगर ये एक्सेलरेशन है, तो काइनेमेटिक्स के हिसाब से क्या वेलोसिटी एक्वायर कर चुके होंगे? तो वेलोसिटी v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, वेलोसिटी v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। बट इनिशियल वेलोसिटी की अगर हम बात करें, जीरो थी, एवरेज में जीरो हो जाती है, तो सिंपली वेलोसिटी बराबर u प्लस ए टी में इनिशियल को जीरो मान लिया गया है, एंड देन सिंपली एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक है, इसी को हम ड्रिफ्ट स्पीड का नाम देते हैं, एक एवरेज स्पीड जो इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की होगी। हाँ, उनमें हाफ है, वो गलत डेरिवेशन, डेरिवेशन गलत है उसकी।
यही सही है ना? ड्रिफ्ट स्पीड, एवरेज स्पीड जिस पर ये इलेक्ट्रॉन्स करंट को कंडक्ट करेंगे। एवरेज स्पीड में जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को हम मान सकते हैं कि ये सारे इलेक्ट्रॉन एवरेज में इतनी स्पीड पे चल रहे हैं और इसी से करंट कंडक्ट होती है। ठीक है। फर्दर अगर हम करंट की बात करें तो करंट को क्या लिखते हैं इसमें, कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। तो यार जब भी कोई चीज फ्लो करे ना, चाहे इलेक्ट्रॉन फ्लो करे, चार्ज फ्लो करे, हीट फ्लो करे, लिक्विड फ्लो करे, एक टर्म होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ते हुए, एरिया इंटू वेलोसिटी। इसको बेसिकली कहा जाता है वॉल्यूम फ्लो रेट, मतलब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड। डायमेंशन से भी देख सकते हैं, मीटर स्क्वायर यहाँ पर आ गया और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, सो इट बिकम्स मीटर क्यूब पर सेकंड। इसी को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में फ्लूइड मैकेनिक्स में बोलते हैं A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। वो इन जनरल है, कहीं पर भी ये किसी भी फ्लो के लिए डिफाइन है। और अगर हम ये मान लें कि जो रो है इसके अंदर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रो इज द चार्ज डेंसिटी मान ले। चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। मैं यूनिट लिख दे रहा हूँ, उससे समझ में आ जाएगा आपको। कूलम्ब पर मीटर क्यूब। तो फिर टोटल कितना चार्ज फ्लो रेट कितना हुआ। अगर वॉल्यूम फ्लो रेट एरिया इनटू वेलोसिटी है और पूछा जाए कि हाउ मच इज द चार्ज फ्लो रेट नाउ, अगर रो डेंसिटी मान लेते हैं यार, बताएंगे कितना आएगा चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड। हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग पर सेकंड। आप खुद देख सकते हो, अगर ये दोनों क्वांटिटीज मल्टीप्लाई कर दी जाए, मतलब सर डेंसिटी, सर नीटा EABD। मतलब रो कर दें, रो डेंसिटी से, यस सर। रो AV। इसलिए इंटेंशनली मैंने रो के फॉर्म में लिखा है क्योंकि इस रिजल्ट को हम मैग्नेटिज्म में यूज करते हैं। तो डेंसिटी इंटू AV, डायमेंशन थे बार बार मैं यूनिट डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। ये मीटर क्यूब अपॉन सेकंड है और ये कूलम्ब अपॉन मीटर क्यूब है। जब मल्टीप्लाई होंगे मीटर क्यूब कैंसिल, कूलम्ब अपॉन सेकंड आ गया, कूलम्ब अपॉन सेकंड करंट हो गई। तो डायमेंशनली इट इज करंट। फ्लूइड मैकेनिक्स में यही चीज मास फ्लो रेट होती है। वहां पर अगर रो को डेंसिटी ऑफ मास कहते तो ये होता है हाउ मच मास इज फ्लोइंग पर सेकंड। यहाँ पर है हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग पर सेकंड। तो बेसिकली जो भी चीज फ्लो करे उसके एरिया इंटू वेलोसिटी में जो चीज फ्लो हो रही है उसकी डेंसिटी मल्टीप्लाई करिए। मतलब कि अगर मास फ्लो हो रहा है तो ये मास डेंसिटी है, चार्ज फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर ये चार्ज डेंसिटी, बाकी A इंटू V कॉमन टर्म। क्लियर हुआ है चीज। और इसको फर्दर जो हम लोग जिस फॉर्मूले को जानते हैं ना वो ये, एक्चुअली हम लोग को ये बताया जाता है कि इफ स्मॉल n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब अगर मान लें, तो जो डेंसिटी ऑफ चार्ज है उसको n मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल ही कर देते हैं। स्मॉल ही चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है और n को माना गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। हो गया टोटल चार्ज पर मीटर क्यूब। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय कितने इलेक्ट्रॉन है। तो यही चीज रो की जगह रिप्लेस कर दोगे तो आपका क्वांटिटी बन जाता है I इक्वल टू NeAV, और ये V मतलब ड्रिफ्ट स्पीड। इसमें बहुत ज्यादा मतलब ये मत सोचो कि बहुत कोई डीप क्वेश्चन आने वाला है, फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में दो ही मेन पोर्शंस हैं, एक तो RC सर्किट जो वेटेज ज्यादा है जिसका, और मेंस में नहीं इक्विवेलेंट से भी ज्यादा वेटेज उसका है जो पोटेंशियोमीटर मीटर ब्रिज वाले क्योंकि मेंस में मैं देख रहा हूँ इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन आते हैं अगर, तो एक तो कन्फर्म उसी का आता है, या तो मीटर ब्रिज का आता है या फिर पोटेंशियोमीटर का होगा, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स के साइड से। एडवांस में RC ज्यादा पूछते हैं। सर 20 में भी आया था मीटर ब्रिज पे, शायद आया था। उसी में आता ही है, मीटर ब्रिज का ही और ज्यादातर आता है सर एक्सपेरिमेंट वाले। 2021 में आया था, मेंस के 20 हर में। पेपर में आते हैं।
हाँ, आरसी से बेस में एडवांस में आता है, मतलब एक एडवांस जनरल में बात कर रहे हैं। आता तो सभी कुछ है, लेकिन जनरल अगर परसेंट है, आरसी वाला एडवांस में अच्छा आता है। ये सर इस बार भी आया था सर, ऐसा ही हो गया था सर 20 में, लेकिन मीटर ब्रिज का एक क्वेश्चन आया था एडवांस में। हाँ, वही इंपॉर्टेंट, दो ही तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट थी, ये तो बस फॉर्मेलिटी के लिए होता है। देखो करंट के इक्वेशन लिखिए आई। यस सर। जी, फिर इसी में हम लोग उस रिलेशन को क्लब कर देते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले ड्रिफ्ट स्पीड को लिखा था, कि ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है वो ई कैपिटल ई अपॉन मास इनटू रिलैक्सेशन टाइम था। तो इन दोनों को अगर मिला देते हैं, दोनों फॉर्मूलेस को, मतलब ये वीडी यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, तो यही चीज आपकी करंट की कुछ ऐसी बन जाती है, एन ई ए, और वीडी की वैल्यू रखने के बाद रखे, जब वीडी की वैल्यू रखोगे तो ये चीज बन जाएगी ई स्क्वायर कैपिटल ई टाउ बाय एम। ठीक है, और यहां से एक और टर्म आता है, अगर हम कैपिटल ए को भी लेफ्ट साइड ले जाए, कैपिटल ए को लेफ्ट साइड ले जा करके करंट पर यूनिट एरिया कैलकुलेट कर ले, आई अपॉन ए। तो इसको भी एक नई जे फिजिकल कुछ क्वांटिटी सिग्मा बोलते ही। हैं। नहीं नहीं, आई अपॉन ए को भी एक नया नाम दिया गया जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, करंट डेंसिटी बोलते हैं इसको, करंट जे डेंसिटी। ओम। हाँ, करंट डेंसिटी जे। हालांकि देखो डेंसिटी है, लेकिन ये डिवीजन में एरिया है, इसके वॉल्यूम नहीं। नॉर्मल डेंसिटीज में वॉल्यूम से डिवाइड किया जाता है, करंट डेंसिटी के नाम में और काम में फर्क है। नाम से ये डेंसिटी है, बट अगर वैसे देखा जाए तो डिवीजन एरिया से हो रहा है इसका। वो है कुछ कुछ जगह डेफिनेशन और है गड़बड़। करंट पर यूनिट एरिया है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। और इसके बाद जो ये टर्म देख रहे हो आप, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, ये कंप्लीट टर्म है, एन ई स्क्वायर अप, ये चीज। इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ दीजिए, उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा का जो बाकी टर्म देख रहे हो, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, इसको सिग्मा बोला गया है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सिग्मा कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और इसी बेस पर जो ये पूरी इक्वेशन कन्वर्ट होके आती है कि मतलब आई अपॉन ए जे है। अच्छा, जो जो डेफिनेशन सारी हैं, ध्यान रखना है तो ये डेफिनेशन सही है। तो नाउ लेफ्ट हैंड साइड करंट डेंसिटी जे जो कि आई अपॉन ए है, और राइट हैंड साइड पर ये पूरा टर्म सिग्मा लिखोगे तो ये सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय ई है। ये बड़ी फेमस इक्वेशन है जिसको बोलते हैं ओम्स लॉ, और एक्चुअली ये वेक्टर वेक्टर के फॉर्म में लॉ है। जे हमारे लिए तो समझ नहीं आएगा, हम लोग को 12th क्लास तक तो नहीं समझ में आता है कि ये वेक्टर के फॉर्म में कैसे है। और पहली बात तो ये जो पूरी थ्योरी है, पूरी थ्योरी ही फेल हो चुकी है। काइनेटिक थ्योरी जो है टोटली गलत हो चुकी है। ये आपका ओम्स लॉ है। करंट डेंसिटी इज कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस लॉ की इंपॉर्टेंस समझो, ओम्स लॉ की इंपॉर्टेंस बेसिकली क्या है ना, कि ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के इलेक्ट्रिक फील्ड की इंफॉर्मेशन देता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखिए, ओम्स लॉ का यूज करोगे, ओम्स लॉ का एप्लीकेशन फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मतलब जहां पे करंट आ रही हो। वहीं पर इसके प्रीवियस चैप्टर में गॉस लॉ पढ़ा गया था, तो गॉस लॉ में भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, बट गॉस लॉ में क्या था, गॉस लॉ में लेफ्ट हैंड साइड वाज क्यू इनसाइड, या राइट हैंड साइड जो भी कर ले, और राइट हैंड साइड पर आपका फ्लक्स वाला पार्ट था विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया, और उसको इंटीग्रेट करते थे फॉर एनी क्लोज सरफेस।
तो अब समझना होगा तुम्हें कि ये दोनों लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए ही है। ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो ही चीजों पे चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। डायनेमिक्स में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो ओम्स लॉ, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं मतलब कि स्टैटिक चार्जेस हों अगर, स्टेशनरी चार्जेस, तो फिर गॉस लॉ लगाओ। मूविंग चार्जेस है कहीं पर तो फिर ओम्स लॉ। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि करंट कैरिंग वायर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। क्या रीजन है? करंट कैरिंग वायर, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के दो ही तरीके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दो ही जगह पे आ सकती है, या तो स्टैटिक चार्ज हो कहीं पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी गॉस लॉ की तरह, या फिर मूविंग चार्ज हो, बट मूविंग चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधा रिलेशन करंट डेंसिटी के साथ है। तो अगर कोई एक वायर ले लो आप, जैसे मान लो एक सिलिंड्रिकल वायर, और आपसे कहा जाए कि इस वायर में से कुछ करंट जा रही है, मान ली 10 एम्पियर करंट जा रही है इस वायर में से, तो इस वायर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, आउटसाइड दिस वायर, पहली बात तो इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक तो हुआ नहीं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम गॉस लॉ लगाएंगे या ओम्स लॉ लगाएंगे? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट रिलेशन करंट डेंसिटी के साथ है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप जिस पॉइंट पर निकालोगे ना, मतलब जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे करंट डेंसिटी भी उसी पॉइंट का होगा, मतलब ये दोनों सेम पॉइंट्स वाले होने चाहिए। तो अगर हमें बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमें बाहर करंट डेंसिटी चाहिए, और वायर के बाहर की करंट डेंसिटी सही 0। नहीं, इसीलिए आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बोल रहे हैं, इनसाइड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रहेगा ये चीज। और वहीं पर क्या होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का रिकॉल करिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में क्या बोलते थे कि अगर एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर को हम लोगों ने कुछ चार्ज दिया है, मतलब कंडक्टिंग सिलेंडर मान लें इसको, या कंडक्टिंग वायर तो है लेकिन इसके ऊपर स्टैटिक चार्जेस है, तो कंडक्टर के स्टैटिक चार्जेस उसकी सरफेस पे ही रहेंगे। कैपिटल क्यू चार्ज अगर दोगे तो क्योंकि कंडक्टर है तो चार्ज सरफेस पे आना है, और वो फ्लो नहीं कर रहे हैं, फ्लो नहीं कर रहे हैं, इसमें स्टैटिक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से आएगी। तो अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पूछोगे तो अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ये कंडक्टर के इनसाइड हो आप, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बट रीजनिंग इज गॉस लॉ। और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा तो वो याद करोगे तो सिलेंडर के लिए बाहर का फॉर्मूला आता था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, अगर ये मतलब लॉन्ग सिलेंडर्स का केसेस में। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यार बाहर, यहाँ पर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें नहीं है, तो क्योंकि भैया ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये प्रॉपर्टी ऑफ स्टेशनरी चार्जेस हैं और ये प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग चार्ज पड़ रही वो उसका कंसेप्ट है मैग्नेटिज्म का, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ईएमआई चैप्टर है वो, क्योंकि सिक्योरिटी अलार्म्स जो है वो डीसी बैटरी पे काम थोड़ी कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज लॉ, वो सब चीजें हैं उसमें। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक। अच्छा, इसके बाद हाँ, ये जो सिग्मा था इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखोगे, और इसी का एक फॉर्म पोटेंशियल के फॉर्म में आता है। यही चीज अगर पोटेंशियल फॉर्म में देखी जाए तो जो हमारा आई अपॉन ए आ रहा है विच इज सिग्मा इंटू ई, तो सिग्मा और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था सबसे पहली इक्वेशन वी अपॉन एल लिखी थी, तो यहाँ से आई को लिख सकते हो आई इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई ए अपॉन एल टाइम्स वी, या फिर वी इक्वल टू एल अपॉन सिग्मा इंटू ए टाइम्स आई। ये भी आपका ओम्स लॉ है, ये वो वाला फॉर्म है वी इक्वल टू आर आई आर, जैसे एल अपॉन सिग्मा ए रेजिस्टेंस है, कैपिटल आर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो ये ओम्स लॉ का दूसरा वाला फॉर्म है वी इक्वल टू आई आर।
रियल ओम्स लॉ यही है एक्चुअल में, एक्चुअल ओम्स लॉ जे इक्वल टू सिग्मा ई। तो ये हो जाएगा V इक्वल टू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट, और यहीं से रेजिस्टेंस का भी एक फॉर्मूला बन जाता है कि रेजिस्टेंस बराबर लेंथ अपॉन कंडक्टिविटी इनटू एरिया। और एक और डेफिनेशन आती है कि 1 अपॉन कंडक्टिविटी जो होती है 1 बाई सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, उसको रो से डिनोट करते हैं। वो बोलते हैं उसको रेजिस्टिविटी, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको नाम दिया जाता है, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और यहाँ से एक और फॉर्मूला बन जाता है कि रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया। ठीक है, यहाँ तक फॉर्मूले बहुत हो गए इसमें। सिग्मा का नहीं, ऐसे एग्जाम टाइम पर प्रेशर होता है यार, बस समझो। सिग्मा का फॉर्मूला बताओ, अभी अचानक से पूछ लिया। एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। भाई एग्जाम प्रेशर में होता है भाई ये, क्योंकि ये रेयर यूज होने वाले फॉर्मूले है ना। ये टॉपिक ही ऐसा है कि इस पर न्यूमेरिकल तो भाई दिखते नहीं ज्यादा। तो इग्नोर ना करो इसको आप, मतलब इसमें एक बार डेरिवेशन समझ लेना होता है, बाई चांस अगर भूल भी जाओगे तो डिराइव किया जा सकता है इसमें। और एक और टर्म है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, वो है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सब सेमीकंडक्टर में भी यूज होगा। मोबिलिटी म्यू से डिनोट करते हैं इसको, मतलब मोबाइल कितने एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मूव, एक तरीके से कह सकते हो कितने आराम से मूव कर सकते हैं वो, कितने फ्री है मोबाइल है। मोबिलिटी डिफाइंड है ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसको डिफाइन किया गया। मतलब कि कितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी ज्यादा स्पीड कोई इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर सकता है, ये उसके मोबाइल मतलब उसकी एबिलिटी है मूव करने की। अगर बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड पे चला जा रहा है, माइलेज टाइप की चीज, जैसे गाड़ियों में माइलेज बोलते हो कि कितने कम टाइम में कितनी मैक्सिमम टॉप स्पीड तक जा सकती है गाड़ी। हाँ, माइलेज टाइप की चीज हम कह रहे हैं, एक्सेलरेशन नहीं होगा ना, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम होना चाहिए। समझाने के लिए तरीका है कि मोबिलिटी उसी तरीके का कोई पिक्चर टाइप की बन जाए दिमाग में, कि जैसे कोई गाड़ी 4 सेकंड में ही 50-60 की स्पीड पहुंच गई, तो उसको तो वहां तो माइलेज बोलते हो, यहाँ पर हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, मोबिलिटी, कि कितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड में और कितनी ज्यादा स्पीड तक पहुंच सकते हैं। वीडी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कितना आएगा यहाँ पर वीडी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से देखा जाए तो वीडी हम लोगों ने निकाला हुआ था। हाँ, वीडी का एक्सप्रेशन निकाला हुआ था, ये क्या आएगा, स्मॉल ई इंटू टाउ। और अगर उसके हिसाब से देखा जाए, अभी जो कंडक्टिविटी पढ़ा था हम लोगों ने, कंडक्टिविटी सिग्मा कहा था कि ये एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम है। इसमें आएगा, सॉरी हाँ, ये आएगा म्यू आर, जब आप ड्रिफ्ट स्पीड वाला फॉर्मूला रखोगे। और यही चीज अगर यहाँ से देखें, ई टाउ अपॉन एम को अगर यहाँ से देखा जाए, ई टाउ अपॉन एम, तो एक ई बच जाएगा यहाँ पर, यानी कुछ ऐसा रिलेशन नहीं बन जाएगा यार कि सिग्मा इक्वल टू एक एन अलग हो गया, एक ई अलग हो गया, और बचा हुआ ई टाउ अपॉन एम, उसको म्यू कर सकते हो। तो ये कंडक्टिविटी और मोबिलिटी का रिलेशन, ये उसमें उसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में इसके न्यूमेरिकल आते हैं। यहाँ तो नहीं आते, बट सेमीकंडक्टर में आते हैं। वहां तुम्हें मोबिलिटी ऑफ होल्स बताते हैं कि होल्स की मोबिलिटी इतनी है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की इतनी है, तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बताएं।
ठीक है, तो हो गया, जितना इंट्रोडक्शन था वो हो गया। हटा दे इसको। चलिए, तो ये तुम लोगों ने देख लिया क्लास, घर पे बैठे हो। यस सर। यस सर। ये अपने फॉर्मूले हो गए सब। तो हमारे दो मेन फॉर्मूले ये हैं। तो एक सबसे जो मेजर फॉर्मूला इस चैप्टर का है वो है J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, मेजर फॉर्मूला। और इसके साथ दूसरा फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है वो है रेजिस्टेंस वाला, V इक्वल टू आई इंटू आर। ये दो मेन फॉर्मूले, दोनों ही ओम्स का। ठीक है, तो अब आगे बढ़ने से पहले ना कुछ रेजिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करना सीखेंगे। देखो, हम लोगों ने जो डेरिवेशन में कंसेप्ट लगाया था, हमने अपना डेरिवेशन जो किया था वो तो हमने बड़ा सिंपल केस किया था। डेरिवेशन हम लोगों ने ये किया था कि सिलिंड्रिकल वायर है, मतलब इसमें हम लोगों ने एरिया को यूनिफॉर्म माना हुआ था डेरिवेशन के टाइम पर। डेरिवेशन के टाइम पर ये माना था कि जो मटेरियल यूज किया गया है वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्म, ये मान लिया था दोनों। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे मान V, इसकी लेंथ वगैरह सब स्पेसिफाइड हो कि लेंथ ऑफ दिस वायर इज L, रेडियस यहाँ पर दिया हो कि रेडियस इसका जो है वो स्मॉल आर है, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और इसका जो मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी भी गिवन है, रो इज द रेजिस्टिविटी। तो इसका रेजिस्टेंस क्या लिखा जाएगा इस क्वेश्चन में? तो अभी एक फॉर्मूला और डिस्कस हुआ था ना रेजिस्टेंस वाला, रो, ये भी तो एक फॉर्मूला था यार अभी। तो इसमें तो रेजिस्टेंस हम डायरेक्टली पुट कर देंगे, रेजिस्टेंस विल बी सिंपली रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ अपॉन एरिया, और एरिया को लिख लेंगे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। बोलो, सिंपल वाला केस है। अच्छा, इसमें ये भी ध्यान रखना होता है कि बैटरी के टर्मिनल्स वायर के जिन एंड पॉइंट्स पर कनेक्ट होंगे, जैसे बैटरी का टर्मिनल इस सर्कुलर एंड से कनेक्टेड है, तो जो जिस एंड पर बैटरी का टर्मिनल कनेक्ट होगा, हम ये मान के चलते हैं कि ये पूरा फेस इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल फेस, और राइट वाला एंड जहां पर नेगेटिव टर्मिनल है इसको भी आप इक्विपोटेंशियल मान लें। मतलब कि इस तरफ जाने पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस इधर की साइड आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सिलेंडर के सेंटर पॉइंट में और सिलेंडर के सरफेस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, 0। तो सिलेंडर के सेंटर पे और सिलेंडर के सरफेस में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। हूं नहीं बेटा, ये बहुत टफ है, आपको ये समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस कौन सी डायमेंशन में आएगा। तो वायर की रेडियल जिस डायमेंशन में डायमेंशन में पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंस होगी, आएगा, या फिर वायर की लेंथ वाली डायमेंशन में पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ वाले में। लेंथ वाले यहाँ लेंथ वाले में आ रहा है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ वाली डायमेंशन में आएगा। और इन जनरल क्या रखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डायमेंशन, potential difference will be across the dimension which is perpendicular to faces joined with terminals। ये भी हम लोग assumption मान रहे हैं एक तरीके का। रेडियली कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल पोटेंशियल डिफरेंस है। लॉन्गिट्यूडनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वायर की लेंथ के अलावा। लेंथ के लॉन्ग इसलिए ना कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। तो हाँ, तो क्वेश्चन ये भी तो है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर एग्जिस्ट करेगी, ये कैसे पता लगेगा आपको? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल फेस होती है। रूल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा सरफेस इक्विपोटेंशियल होगा, तो उसका आंसर दे रहा हूँ कि जिस सरफेस को बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करोगे वही इक्विपोटेंशियल होगा।
आई बात? इसको दूसरे तरीके से देखो आप, जैसे मान लो, इसको और तरीके से समझा देते, जैसे मान लीजिए कोई क्यूबॉइडिकल वायर होता है, अब क्यूबॉइडिकल वायर में तो हमारे पास कई सारे फेसेस अवेलेबल है। क्यूबॉइडिकल वायर लेते हो तो फेसेस तो बहुत सारे ना उसमें, तो मान लें अगर ये एल है, ये बी है, ये एच है। अगर हम बैटरी को कनेक्ट करें बिटवीन द टॉप फेस एंड द बॉटम फेस, टॉप टू बॉटम फेस में बैटरी कनेक्ट कर दी जाएगी, तो इसमें इक्विपोटेंशियल फेस कौन सा होगा? उसका आंसर है टॉप फेस। जिस फेस से बैटरी का टर्मिनल जुड़ा होगा ये फेस इक्विपोटेंशियल हो गया, दूसरा फेस ये वाला हो गया, और इन्हीं दोनों फेसेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड दिखाई, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी करंट भी उसी साइड फ्लो करेगी। ये इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंस है कि करंट का फ्लो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर अगर फ्लो ऑफ करंट पूछा जाए कि फ्लो ऑफ करंट कौन सी डायरेक्शन में दिखाओगे, तो ऑब्वियसली फ्लो ऑफ करंट इसी डायरेक्शन में दिखाएंगे। और ऐसे में अगर इसका रेजिस्टेंस लिखना, सुनो पहले, तो रो इंटू एल बाई ये तो है, बट उसमें एल क्या है, यहाँ पर कौन सी लेंथ रखोगे, और ए मतलब कौन सा एरिया रखोगे? सर बी लेंथ रख सर, जो एल एल एच मतलब, वो एच बिल्कुल रखेंगे। बिल्कुल, एल मतलब कि करंट के फ्लो करने की जो डायमेंशन है उस डायमेंशन में क्या लेंथ है, तो करंट जिस डायमेंशन में फ्लो कर रही है उस डायमेंशन में एच डिस्टेंस, तो यहाँ पर एच, और एरिया में इस इक्विपोटेंशियल फेस का एरिया एल इंटू बी। बड़ा ऑब्वियस है ना यार कि अगर इसी में इसी में अगर बैटरी का कनेक्शन, सुनो बच्चा लिख लेना, टाइम दे देगी, इसी में अगर बैटरी का कनेक्शन लेफ्ट फेस से राइट फेस की तरफ किया होता, इसी वायर में बैटरी का कनेक्शन लेफ्ट टू राइट फेस, ये एल होता है, ये बी होता और ये एच होता, तो बैटरी का कनेक्शन जिन दो टर्मिनल्स में किया, अब ये फेस इक्विपोटेंशियल क्योंकि ये प्लस टर्मिनल से कनेक्ट है, और जो माइनस वाले टर्मिनल से कनेक्ट है ये आपका ये दूसरा इक्विपोटेंशियल, प्लस टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी डायरेक्शन में करंट। तो अब इसका रेजिस्टेंस जब लिखोगे तो रो, L upon BH. हाँ नाउ करंट एल वाली डायमेंशन के पैरेलल है, तो एल और एरिया इन फेसेस का, तो इसका मतलब एक ही वायर की रेजिस्टेंस अलग अलग भी तो हो सकती है ना। एक वायर की रेजिस्टेंस, मतलब अगर यही क्यूबॉइड बैटरी से ऐसे कनेक्ट करेंगे तो ये रेजिस्टेंस हुआ, और उसी क्यूबॉइड को बैटरी से किसी और तरीके से कनेक्ट कर देंगे तो सेम क्यूबॉइड की रेजिस्टेंस अलग आएगी। और कुछ वायर्स ऐसे भी होते हैं जिनका डिफरेंट डायमेंशन में प्रॉपर्टीज अलग होती है, इसको हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक और नॉन आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक मतलब क्या होते हैं? आइसोट्रोपिक मटेरियल वो होते हैं जिसमें किसी भी डायमेंशन में मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम रहे। नॉन आइसोट्रोपिक का मतलब ये होता है, हो सकता है इस डायमेंशन में रेजिस्टिविटी कुछ और हो और इधर वाले डायमेंशन में रेजिस्टिविटी कुछ और हो जाए। समझ गए आप इसको? तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये रो अलग हो और ये वाला रो अलग हो, अगर ऐसा कोई मटेरियल यूज कर रहे हैं जो अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी फॉर दिस डायमेंशन रख देंगे और यहाँ पर रेजिस्टिविटी ऑफ दिस डायमेंशन। क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी फॉर दिस डायमेंशन इज रो वन एंड रेजिस्टिविटी फॉर दिस डायमेंशन इज रो टू, तो कहाँ पर रो वन कहाँ पर रो टू ये सब ध्यान रखना होगा।
ठीक है। अगर किसी बॉडी में अगर जिस सरफेस पे बैटरी लगी है उन दोनों सरफेस में एरिया अलग अलग हो तो कौन सा एरिया लेंगे? बता रहे हैं। जैसे उसके लिए तो फिर डिफरेंशियल एरिया वगैरह चूज करना पड़ेगा, कैलकुलस लगेगी, जैसे फ्रस्टम वगैरह में होता है। बहुत सारे तरीके हैं फ्रस्टम वगैरह में, तरीके और भी हैं। इतना हुआ यार। यस यस सर। यस सर बिल्कुल ठीक। अब देखो बता रहे हैं आपको, जैसे आपने कहा कि बैटरी का जैसे डाउट ये आ रहा है कि अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल साइड पर और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल साइड पर एरिया अलग अलग मान लें, हो सकता है ये, जैसे कि यहाँ हो सकता है अगर हम रेडियल फ्लो ऑफ करंट देखें, रेडियल फ्लो ऑफ करंट, जैसे मान लो एक स्फेरिकल कंडक्टर हो जिसका इनर रेडियस ए और आउटर रेडियस बी है, एंड सपोज दैट इनर सरफेस बैटरी के प्लस टर्मिनल से कनेक्ट है। अब पूरी बैटरी नहीं दिखा रहे, बट यहाँ पर प्लस टर्मिनल है और आउटर सरफेस माइनस टर्मिनल से कनेक्टेड है। स्फेरिकल मीडियम है, सर्कल नहीं है ये, है ना, दिख रहा है सर्कल बट ये स्फेरिकल है, और रेजिस्टिविटी यूनिफॉर्म मान लो। तो एक बार बेसिक समझ जाओगे तो डेरिवेशन में दिक्कत नहीं होगी, वरना फिर रटना पड़ता है। रेजिस्टिविटी रो। अब अपने आप बताइए पहले तो ये कंसेप्ट कि यहाँ पर इक्विपोटेंशियल फेस कौन से होंगे। तो अगर प्लस टर्मिनल अंदर वाले सरफेस से अटैच कर रहे हैं ना, तो ये पूरा सरफेस इक्विपोटेंशियल, मतलब अगर इस सरफेस पे किसी भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए, अंदर वाली सरफेस के किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, आंसर 0। बाहर वाली सरफेस के किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए, आंसर 0, बिकॉज बाहर का सरफेस अगर माइनस टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है तो ये पूरा सरफेस सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में किधर दिखाओगे? परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो स्फेरिकल सरफेसेस हैं यही इक्विपोटेंशियल है, तो इनके परपेंडिकुलर सरफेस कौन सी बनेगी? रेडियल। तो यहाँ पर हम फ्लो ऑफ करंट रेडियल डायरेक्शन में दिखाएं, ऐसे करंट फ्लो करेगी रेडियली। तो ऐसे में ये वही डाउट हो गया कि प्लस टर्मिनल वाली सरफेस का एरिया 4 पाई ए स्क्वायर और माइनस टर्मिनल वाली सरफेस का एरिया कुछ और है, डिफरेंट एरियाज है। ठीक है। ऐसे में एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि जो करंट होगा वो दोनों सरफेस पर सेम जाएगा या फिर अलग अलग जाएगा। करंट की वैल्यू अंदर वाले सरफेस पर और करंट की वैल्यू बाहर वाले सरफेस पर एक ही होगी कि अलग अलग आएगी? वैल्यू ऑफ करंट एट दिस सरफेस एंड द कंडक्टर एक है तो वैल्यू ऑफ फिर करंट करंट एट भी दिस एक ही सरफेस। आएगा। हाँ देखो बहुत फंडामेंटल स्टेप है यार, आप समझो तो। अंदर वाला सरफेस बैटरी के प्लस टर्मिनल से अटैच है और बाहर वाला सरफेस बैटरी के माइनस टर्मिनल से अटैच है। बैटरी का फंक्शन आपको बता चुका हूं मैं कि बैटरी का फंक्शन सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का होता है। तो एक तरीके से अगर यहाँ पर और यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं तो बैटरी का काम क्या रहा होगा? बैटरी ने इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाल करके ट्रांसफर किसको किए होंगे? तो बैटरी जितना इलेक्ट्रॉन इस प्लस वाले सरफेस से विड्रॉ करेगी उतने ही इलेक्ट्रॉन माइनस वाले सरफेस को प्रोवाइड भी करेगी। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट ऑफ दिस सरफेस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट दिस सरफेस बराबर होने हैं, तो जो करंट इस सरफेस पर होगा वही करंट यहाँ पर भी होगा। करंट एरिया के इंडिपेंडेंट रहेगा, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल पर हमेशा सेम करंट रहेगी। फॉर्मूले समझ सोचिए इसको। समझिए बैटरी का काम चार्ज को डेवलप करने का नहीं होता है, बैटरी का काम होता है एक जगह से इलेक्ट्रॉन को निकालिए और दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दे बस। अरे बात समझे कि नहीं है? यस सर।
और वैसे भी याद करो यार, कोई दुनिया में आज तक कभी ऐसा कोई सर्किट आपने पढ़ा है क्या कि 12 एम्पियर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकले और 6 एम्पियर या 7 एम्पियर वापस आए, 5 एम्पियर रास्ते में खो जाए कहीं? ऐसी बैटरी तो आज तक नहीं होती। नो सर। फिर तो प्लस टर्मिनल पे और माइनस टर्मिनल पे करंट तो सेम ही दिखाओगे, चाहे वहां पर एरिया अलग अलग ही खोलो। ऐसे में क्या होगा ना कि जब करंट दोनों जगह एक है लेकिन एरिया अलग अलग है, तो करंट डेंसिटी, जिसकी बेसिक डेफिनेशन थी I अपॉन ए, करंट डेंसिटी J विच इज डिफाइंड एज I अपॉन कैपिटल ए। तो जितना करंट पॉजिटिव टर्मिनल वाले एरिया पर है उतना ही करंट नेगेटिव टर्मिनल वाले एरिया पर है, लेकिन यहाँ एरिया ज्यादा है, यहाँ पर एरिया कम है। इसका मतलब करंट डेंसिटी की वैल्यू वेरिएबल होगी, यानी इस क्वेश्चन में करंट डेंसिटी J एक वेरिएबल क्वांटिटी कही जाएगी। और करंट डेंसिटी हमेशा इंस्टेंटेनियसली डिफाइन की जाती है। करंट डेंसिटी, ये सब ध्यान रखो, इंस्टेंटेनियसली डिफाइन करने का मतलब ये किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे डिफाइन की जाती है, डिफाइंड एट अ लोकेशन। आप इसको बल्क में डिफाइन नहीं कर सकते कि पूरे मटेरियल की करंट डेंसिटी कितनी है। जब भी आपसे पूछा जाए या अपने दिमाग में कोई क्वेरी आ रही हो करंट डेंसिटी को लेकर के, तो सबसे पहले ये क्वेरी आनी चाहिए कि करंट डेंसिटी हम कहां पर देख रहे हैं, पोजीशन कौन सी है वो। तो अगर हम स्फीयर की सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, स्फीयर के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाएं और पूछे कि यहां पर क्या करंट डेंसिटी होगी, तो करंट डेंसिटी J एट स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो जहां पर आप करंट डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हो वहां पर का एरिया चूज करो। तो अगर हम सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर करंट डेंसिटी देख रहे हैं, तो एरिया एट दिस पॉइंट देखेंगे कि यहाँ पर मटेरियल का एरिया कितना बन रहा होगा। तो यहाँ पर एरिया ऑफ दिस मटेरियल विल बी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और करंट यहाँ पर कितनी होगी, तो करंट पूरे मटेरियल में एक ही होगी। जितनी करंट पॉजिटिव टर्मिनल पर है उतनी ही करंट नेगेटिव टर्मिनल पर भी है। इवन इस पॉइंट पर भी हमारा करंट स्मॉल आई ही जा रहा होगा। जो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आएगा वही करंट नेगेटिव टर्मिनल पे जाना है, और वही करंट मटेरियल के अंदर कहीं पर भी होगा। तो हम यहाँ पर स्मॉल आई पुट कर देते हैं। ये हो गया करंट डेंसिटी एट स्मॉलर डिस्टेंस। आई बात समझ में कि नहीं है? और अगर इसको हम सिग्मा से डिवाइड कर दें, सेकंड वाली इक्वेशन J बराबर सिग्मा E वाले से, J बराबर सिग्मा इंटू E, करंट डेंसिटी में अगर सिग्मा डिवाइड कर दें तो अब आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट R डिस्टेंस। इसमें स्मॉल r डिस्टेंस की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, वो आंसर आ गया। कुछ बेसिक बातें ध्यान रखोगे कि वायर की ज्योमेट्री चाहे जैसी हो जाए, उल्टा सीधा वायर हो, इरेगुलर वायर हो, एक चीज हमेशा होल्ड करेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पर सेम करंट, ठीक है। क्योंकि इसका किसी मैथ वाले फॉर्मूले से कनेक्शन नहीं है, इसका बैटरी से कनेक्शन है। बैटरी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं, और बैटरी चोर नहीं है कि पॉजिटिव टर्मिनल से 100 इलेक्ट्रॉन निकाले और नेगेटिव वाले को 80 दे दे, 20 रख ले खुद, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इस तरीके से। और ध्यान से पढ़ो क्योंकि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का प्रोसेस है। जब हम यही काम इलेक्ट्रोस्टैटिक में करते थे तो यहाँ पर इसको हम गॉसियन सरफेस कह देते थे और इसके अंदर का चार्ज देखते थे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या कर रहे हो आप, एक तरीके से गॉसियन सरफेस ही बना रहे हो, बट जिस गॉसियन सरफेस की हम बात कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस तो नहीं बोलना चाहिए इसको, मतलब कोई एक सरफेस बनाई हमने, उस सरफेस पर क्या करंट है, उस सरफेस का एरिया कितना है, और उस सरफेस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, सब कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इससे। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करके पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं हम लोग। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आ रही है सिग्मा बाई 4 पाई आई 1/r स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर दिया, इससे पोटेंशियल डिफरेंस आता है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करें अगर फ्रॉम द इनर सरफेस जिसका रेडियस ए है टू द आउटर सरफेस जिसका रेडियस बी है, तो आपको दोनों सरफेस के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस आएगी। कैपिटल वी मींस पोटेंशियल डिफरेंस, कैपिटल वी इनर सरफेस और आउटर सरफेस के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। ठीक, तो सिग्मा की रो अब क्या आया है पता नहीं यार, एक मिनट, ये सिग्मा ऊपर चले जाएगा यहाँ पर, सही है। यस सर सही। तो इसमें से इंटीग्रेशन के बाहर क्या क्या आएगा, देखो जरा आउटसाइड इंटीग्रेशन क्या रहेगा भाई। हम तो फिलहाल ये मान के चल रहे हैं कि मटेरियल यूनिफॉर्म है, बट प्रिपेयर रहो इसका पहले। अब यहाँ पर तुम लोग गड़बड़ करते हो, यहाँ पर तुम लोग का वेट करते हो कि बस जल्दी से रिजल्ट आ जाए, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम टाइम पर हम ये भी कर सकते थे कि इस स्फेरिकल मीडियम के अंदर हम कह देते कि रेजिस्टिविटी इटसेल्फ स्मॉल आर पे फंक्शन है, नहीं कर सकते इसको, वो भी तो काम कर सकते हैं। फिलहाल तो सिग्मा कांस्टेंट है आउटसाइड इंटीग्रेशन, करंट कांस्टेंट है आउटसाइड इंटीग्रेशन अपॉन 4 पाई आउटसाइड इंटीग्रेशन, खाली dr बाई आर स्क्वायर बचा। उसको जब इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी आ जाएगा इधर, ये चीज आ जाएगी। पढ़ो सीरियसली, मजाक मजाक में बहुत ऐसे फॉर्मूले बन जाते हैं जो एक फ्लो में निकल जाते हैं, फिर बाद में रियलाइज होता है यार ये फॉर्मूला तो ध्यान ही नहीं दिया कभी हमने। आया ये चीज, ओम्स लॉ का सर दूसरा यहाँ वाला पे जो फॉर्म। सिग्मा हो, सर जो सिग्मा हाँ। होगा वो नीचे होगा तो सर, डिनोमिनेटर में 4 होगा पाई सिग्मा। सिग्मा। वही कह रहे थे सर हम, रो ओके, होगा सिग्मा की जगह। अच्छा अच्छा, कुछ हमसे गड़बड़, ये सिग्मा नीचे आएगा, यहीं पर आएगा। यस सर, लेकिन रो लिख सकते हैं। अच्छा अच्छा सॉरी, ये रो है, गलती ये है, उनका ये कह रहा है कि सिग्मा डिनोमिनेटर में होगा और 1 अपॉन सिग्मा को हम रो कर देंगे। और ये खैर v अपॉन आई ये भी ओम्स लॉ ही है। ये रेशियो क्या बनता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय द करंट रेजिस्टेंस, तो ना रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट हो गया इसका। रेजिस्टेंस आएगा रो अपॉन 4 पाई ऊपर b माइनस ए अपॉन ए बी, ये इस स्फेरिकल मीडियम की रेजिस्टेंस हुई। और हमारे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का तरीका यही है। अगर समझ नहीं पाते हो ना तुम लोग, तो अगर समझ जाओ तो अगर ध्यान से देखें तो हम कैपेसिटेंस में और रेजिस्टेंस में सेम अप्रोच फॉलो करते हैं। यस सर। कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, और रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट चाहिए होता है। दोनों ही कंडीशंस में आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और इन दोनों के लिए मेरी एक कॉमन अप्रोच है, इन दोनों की कॉमन अप्रोच है इंटीग्रल ऑफ ईडीआर। हमने कॉमन अप्रोच पकड़ी हुई है। फर्क सिर्फ इतना है कि कैपेसिटेंस निकालने के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ती है तो वो गॉस लॉ से निकालते हैं, इतना ही फर्क है। और रेजिस्टेंस निकालने में जब इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ती है तो वो हम J इक्वल टू सिग्मा ई से निकाल रहे हैं, इतना डिफरेंस है, बट निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पूरा प्रोसेस अगर आप ध्यान से समझो तो हमने क्या किया, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली ओम्स लॉ से, फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, और बाद में रेजिस्टेंस बराबर V अपॉन आई कर दिया। क्लियर हुआ है चीज? तो ये स्फेरिकल मीडियम की रेजिस्टेंस हुई, और इसके दो स्पेशल केसेस चाहिए। स्फेरिकल मीडियम के रेजिस्टेंस के दो स्पेशल केसेस कौन से देखो। एक तो अगर थिकनेस काफी छोटी हो, इसकी बहुत कम थिकनेस हो इसकी, अगर इसका थिकनेस मतलब कि एक शेल फॉर्म में मान लें इसको, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थिकनेस मान लिया, शेल ऑफ थिकनेस टी मान लिया, शेल ऑफ थिकनेस टी, उस केस में क्या आंसर बनेगा?
इस लेक्चर को ध्यान से समझना, गारंटी दे रहा हूँ आपको, अगर ये समझ आ जाएगा तो ये जो क्वेश्चन एडवांस लेवल वाले हैं ये कर लोगे। और यही डिफरेंस भी बनाएगा, सर्किट वर्किट कोई भी सॉल्व कर ले, किरचॉफ रूल सबको आता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि हमें किरचॉफ रूल पढ़ लिया है और कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया हमने, तो लगभग सबको आता है वो। हाँ जी, अगर ये कह दें कि ये टी थिकनेस है इसकी और रेडियस इज आर, बट थिकनेस आर के कंपेयर में बहुत छोटी है, बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे? एक मेटल है मान लेते हैं और रेजिस्टेंस निकालना हो, स्पेशल केस हो गया ये। तो हमारा आउटर रेडियस बी माइनस ए है क्या, एक तरीके से देखा जाए तो बी माइनस ए, बी इज द आउटर रेडियस, ए इज द इनर रेडियस। तो इसकी बाहर वाली रेडियस और अंदर वाली रेडियस में जो डिफरेंस है वो थिकनेस हुआ। तो यही चीज हमारे लिए स्पेशल केस में बन जाएगी। सॉरी, रेजिस्टेंस को ए लिख दे रहे हैं, सॉरी रेडियस को ए लिख दे रहे हैं, रेजिस्टेंस कैपिटल आर से, रो न्यूमरेटर में जो बी माइनस ए है वो थिकनेस हो गया, अपॉन 4 पाई ए इंटू बी, मतलब कि अंदर वाला रेडियस और बाहर वाला रेडियस। तो बाहर वाला रेडियस हम लिख सकते हैं ए प्लस थिकनेस, और अगर थिकनेस एक नेग्लिजिबल वैल्यू है एज कंपेयर टू ए, तो प्रोडक्ट ऑफ दीज टू ऑलमोस्ट ए स्क्वायर मान सकते हैं, लगभग ए स्क्वायर के बराबर, बिकॉज बाहर की रेडियस और अंदर की रेडियस लगभग सेम है। और यहीं पर अगर ए रेडियस का एक सॉलिड कंडक्टर होता और आइसोलेटेड कंडक्टर होता, पहले वो नोट करें फिर दूसरा वाला, एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर की रेजिस्टेंस, ऐसे ही हम लोगों ने अगर याद करोगे कैपेसिटर में स्फीयर को लेके 5-6 केसेस बनी थी, इसका एक चार्ट बनवा दिया था बाद में, ये समरी थी उसकी, याद आ रहा है? उसमें एक सिंगल स्फीयर होगा तो ये होगा, कंसेंट्रिक स्फीयर होंगे तो ये होंगे, दो स्फीयर दूर दूर रखे होंगे और आपस में जुड़े हुए तो ये होगा, दूर दूर रखे हैं लेकिन जुड़े हुए नहीं है तो ये आंसर आएगा। 4-5-6 केसेस थे उसके, वैसे रेजिस्टेंस में आइसोलेटेड सॉलिड कंडक्टर रेजिस्टिविटी रो है, तो इसका रेजिस्टेंस अब पहली बार में ये सोच लेते कि यार इसमें क्या पता नहीं क्या क्वेश्चन है इसमें, हम लोगों ने तो आज तक रेजिस्टेंस ऐसे देखे थे, खाली इसी को रेजिस्टेंस मानते थे हम लोग। इससे लगा के देखो ना, इस वाले फॉर्मूले से, इसकी बाहर वाली रेडियस नहीं है ना कोई, मतलब इसमें एक सॉलिड मेटल है जिसकी रेजिस्टेंस ए है, सॉरी रेडियस, सॉलिड मेटल है जिसकी रेडियस ए है, और इसके बाहर जो मीडियम है पूरा, इसके बाहर एक मीडियम है, उस मीडियम की रेजिस्टिविटी रो है, सॉलिड मेटल ऑफ रेडियस स्मॉल ए एंड आउटसाइड इट हैज मीडियम ऑफ रेजिस्टिविटी रो, और मीडियम अप टू इन्फिनिटी है, मतलब इसमें बाय डिफॉल्ट ये मान लीजिए कि बाहर वाला रेडियस कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। क्या आंसर आएगा? आउटर रेडियस बी इज इनफाइनाइट, आउटर रेडियस बी को इनफाइनाइट मान लें तो 1/b 0, ये हट जाएगा यहाँ से, और उसके बाद जब v अपॉन आई करोगे, v डिवाइडेड बाई आई रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो रो v अपॉन आई जब करेंगे तो रो अपॉन 4 पाई है, ये इसकी रेजिस्टेंस आएगी। ये किस चीज की रेजिस्टेंस आ रही है? इस स्फीयर के बाहर जो मीडियम है जो अप टू इन्फिनिटी है, हाँ मतलब स्फीयर और इन्फिनिटी के बीच का रेजिस्टेंस है ये, एक स्फीयर जिसके बाहर मीडियम है एक्सटेंडेड अप टू इन्फिनिटी, इसी को आइसोलेटेड स्फीयर कहा जाता है। सर इसमें बेसिक से करेंगे तो एक सरफेस ए हो जाएगा, एक इनफाइनाइट पे हो जाएगा ना? बिल्कुल हाँ,
मतलब इसमें भी रेडियल फ्लो ऑफ करंट होगा, बट ये करंट फ्लो करेगी अप टू इन्फिनिटी जाकर के। ये जानते हो किस तरीके के एनालॉग चल रहे हैं हमारे? एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखाते हो? अगर एक सिंगल प्लस क्यू चार्ज होता, पूछते कि बताइए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है रेडियली, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हो। एक स्टैटिक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियल दिखाते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होंगी उन्हीं के पैरेलल में करंट की लाइंस बनेंगी। यही ओम्स लॉ समझाना चाह रहे हैं। मतलब कि रेडियली ही करंट फ्लो दिखाओ आप, पूरे मीडियम में रेडियल फ्लो ऑफ करंट स्मॉल आई दिखाएंगे। और अगर पूछे कि ये करंट कितना होगा, कितनी करंट फ्लो करेगी इससे, अगर हमने इस मेटल को, सपोज ये जो मेटल है इट इज केप्ट एट सम पोटेंशियल, मेटल इज केप्ट एट अ पोटेंशियल ऑफ सपोज दैट वी नॉट, या फिर वी नॉट कुछ भी मान ले, इस मेटल को वी नॉट पोटेंशियल दे दे अगर, और इस मेटल के बाहर जो मीडियम है वो कंडक्टिंग है, होता क्या था सुनिए। इसको आगे पढ़ाएंगे तो ये लीकेज ऑफ कैपेसिटर के नाम से पढ़ोगे आप, लीकेज ऑफ चार्ज के नाम से पढ़ोगे। होता क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो ये कहा जाता था कि अगर एक मेटल है उसका रेडियस ए है और इसको चार्ज कर दो, तो जब हम इसको चार्ज प्रोवाइड करते हैं मान लो कैपिटल की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये कहते थे कि ये सारा चार्ज इसके सरफेस पर डिपॉजिट हो जाएगा, और 10 दिन बाद और 20 दिन बाद आकर के जब चेक करेंगे तो इसके सरफेस पर कितना चार्ज बचेगा, समझ आप? क्योंकि देखिए आइडियल कंडीशंस कुछ और होती हैं, प्रैक्टिकल कंडीशंस कुछ और होती है। एक गिलास में पानी भर के रखो आप, एक गिलास पानी भर के रख दीजिए और महीने भर बाद जाकर के चेक करें कि कितना पानी बचा उसमें से। तो आइडियल थॉट क्या कहता है यार कि किसी ने पानी पिया तो होगा नहीं, तो एक गिलास पानी रख करके आए थे, वो एक गिलास बचना चाहिए। बट एक नेचुरल प्रोसेस क्या होती है, इवेपोरेशन तो हर टेम्परेचर पे होगा, ठंडी होगी तब भी होगा, तो धीरे धीरे इवेपोरेट करके पानी खत्म हो जाएगा महीने भर बाद। ऐसे ही अगर आप सोचोगे कि चार्ज हमने दे दिया, उसके बाद 1 महीने बाद आइए और चेक करें कि यार मेटल के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो आइडियली कितना चार्ज होना चाहिए क्यू, बट ये रहेगा नहीं। जैसे पानी इवेपोरेट करके खत्म हो जाएगा, वैसे ही ये चार्ज लीक कर जाएगा। कहाँ से? इसके बाहर जो मीडियम है, क्योंकि भाई जो इसके आउटसाइड मीडियम होगा, इवन अगर एयर भी होगा तो एयर में भी कुछ तो कंडक्टेंस होती है, थोड़ी बहुत कंडक्टेंस तो होती है ना एयर के अंदर। तो ये मीडियम होगा, इसमें कुछ कंडक्टिविटी होगी, कुछ कंडक्टेंस होगी, कुछ रेजिस्टिविटी होगी, और धीरे धीरे ये क्या होगा, धीरे धीरे ये चार्ज, मतलब इस कंडक्टिंग बिहेवियर की वजह से, मीडियम के कंडक्टिंग नेचर की वजह से, क्योंकि होगा क्या, जब आप चार्ज दे दोगे तो ये चार्ज अपने सराउंडिंग स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और अगर मीडियम में थोड़ी बहुत भी कंडक्टिंग नेचर है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अंदर की तरफ आएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आएंगे तो धीरे धीरे ये पॉजिटिव चार्ज खत्म होता चला जाएगा। यानी हम क्या बोलेंगे कि सरफेस का चार्ज रिड्यूस कर रहा है, और जिस रेट पर चार्ज रिड्यूस करेगा, मतलब कि dq/dt, उसी को हम कहेंगे करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम इट्स सरफेस, और कहां तक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर अंदर की तरफ आएंगे तो बाय कन्वेंशन याद करिए, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो कन्वेंशनली करंट का डायरेक्शन कहां बोला जाता है, अपोजिट। तो एक आइसोलेटेड कंडक्टर में भी फ्लो ऑफ करंट हो सकता है, और वो करंट यहां से फ्लो करेंगे और अप टू इनफाइनाइट जाएंगे। तो उसके लिए आपसे कहा जा रहा है, ऐसे में अगर करंट पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे, तो यहां पर हम करंट को लिखेंगे करंट इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ दिस मीडियम, जो उसके बाहर मीडियम है उसकी रेजिस्टेंस। स्फीयर के बाहर मीडियम की रेजिस्टेंस कैसे निकाले, तो स्फीयर के बाहर के रेजिस्टेंस का मीडियम इसी फॉर्मूले से निकल के आएगा जहां पर हम लोगों ने बी को इनफाइनाइट कर दिया था। तो अपॉन रेजिस्टेंस वेयर द रेजिस्टेंस विल बी रो अपॉन 4 पाई ए।
ये इसका रेजिस्टेंस होगा। और V कितना होगा इसमें, V की वैल्यू मतलब पोटेंशियल इस स्फीयर का। तो पोटेंशियल ऑफ स्फीयर इलेक्ट्रोस्टैटिक के हिसाब से देखा जाए तो 1/4πε0 चार्ज अपॉन रेडियस। बट अगर चार्ज वेरिएबल है इसका तो पोटेंशियल भी वेरिएबल होगा। नहीं समझ पा रहे? तो अब सुनिए, हम इस करंट को क्या लिखेंगे, करंट को लिखेंगे dq/dt, और यहां पर V/R वो बन जाएगा 4πA, ऊपर चला जाएगा 1/R जब करेंगे तो 1/R का मतलब 4πA और नीचे रेजिस्टिविटी आ जाएगी इनटू दिस पोटेंशियल को लिखेंगे 1/4πε0 इंटू Q/ रेडियस। ये स्मॉल q हम मान लेते हैं। और यहां पर साथ में एक और साइन क्या लगाएंगे, वो किस लिए लगा रहे हैं माइनस साइन, चार्ज क्योंकि ऑफ चार्ज रिड्यूस हो रहा है Increase ना हो रहा चार्ज स्फीयर ऑफ का। स्फीयर टाइम के साथ कम होगा। यस सर। लेवल हाई हो गया है, अचानक से क्या कहां पर चले गए, टॉपिक को समझ में आया है क्या? यस सर। बता तो दिया यार, क्योंकि जब आप स्फीयर को चार्ज दोगे तो उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग स्पेस में बनी, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे मीडियम के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंडक्टर की तरफ जाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर की तरफ आएंगे तो मीडियम के इलेक्ट्रॉन फ्लो करके ना, इसी को तो करंट बोल रहे हैं और किस चीज को बोलते हैं कि जहां पर भी इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए तो मीडियम के इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस की तरफ भागेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स रेडियली इनसाइड आएंगे, और इसी के अपोजिट में रेडियली आउटसाइड हम करंट बोल रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसकी पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ कम नहीं होगी, उसी को लीकेज ऑफ चार्ज कह रहे हो, कि जितना चार्ज दिया था वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। क्योंकि हम लोग सिचुएशन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आइडियल मानते थे। होगा, बिल्कुल होगा। मैंने पानी का एग्जांपल दिया ना कंपेयर करने के लिए, कि पानी अगर आप एक भगोनी में रख दो, एक गिलास में रख दो, तो आइडियल तरीके से तो वो 100 साल बाद भी वैसे होना चाहिए। कहाँ मिलता है इतना? एक ही जगह पानी सेफ है, वैक्यूम में। बट फिर वही बात है ना कि वैक्यूम लाओगे कैसे, क्योंकि वैक्यूम तो एक हमारा जस्ट माइंड का थॉट है, वैक्यूम होते तो है नहीं। तो ऐसे ही हमारा आइडियल इंसुलेटर होता नहीं कोई। अगर बाहर आइडियल इंसुलेटर होता, परफेक्ट इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, ठीक है। तो अगर इस कंडक्टर के आउटसाइड परफेक्ट इंसुलेटर होते तो जो चार्ज इसको दिया था आपने, वो अब कितने भी टाइम के बाद आकर के चेक करोगे आप, चार्ज इसका कंजर्व रहेगा। बट रियल लाइफ में क्या होता है कि अगर एक सिंगल कंडक्टर के ऊपर चार्ज प्रोवाइड किया तो वो चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपने आप कम हो जाएगा। रीजन सामने दिखा रहे हैं आपको। और ऐसी जगहों पर हमें रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट आएगी, और वो रेजिस्टेंस जो पीछे डेरिवेशन किया था उससे कनेक्ट करो। अब पूरा टॉपिक समझ पाए? ठीक। फर्दर इसमें क्या करेंगे ना, dq/q इक्वल टू, एक चीज और मिसिंग है इसमें, क्योंकि जब मीडियम की बात कर रहे थे एप्सिलॉन के साथ k भी आएगा, क्योंकि इस मीडियम का कुछ तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा ही, फ्री स्पेस तो है नहीं है। तो उसमें मतलब जो पोटेंशियल वाला फॉर्मूला है उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी एप्सिलॉन के साथ रहेगा। कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा dq/q बराबर 4π ये कैंसिल हो करके माइनस में 1/ρ ε इंटू dt। और सुनो, फिर लिमिट्स लगाओगे, टाइम 0 पर जो भी उसका इनिशियल चार्ज था वो रख देंगे, और t टाइम के बाद जो उसके ऊपर रिमेनिंग चार्ज स्मॉल q है वो रख दीजिए।
तो चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, चार्ज की इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी डिराइव की जा सकती है। रिवाइज जरूर करना, वरना कोई फायदा नहीं होगा, ये टॉपिक बहुत जल्दी निकलते दिमाग से। रेगुलर टॉपिक नहीं है ना कि आप जब हर कहीं पे मिल जा रहा है ये सब। इनको अलग से नोट्स बना करके अलग से तैयारी की जाती है कि भैया यही वो क्वेश्चंस होते हैं जो एडवांस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं या फिर टफ पेपर में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 रेजिस्टेंस निकाले हैं, ध्यान रखना। एक नॉर्मल स्फेयर का जिसकी इनर रेडियस ए और आउटर रेडियस बी, उसका दूसरा स्पेशल केस लिया हम लोगों ने नेग्लेजिबल थिकनेस का स्फीयर, और तीसरा केस जो हम लोगों ने लिया है एक सॉलिड स्फीयर है जो आइसोलेटेड फॉर्म में है, उसके बाहर जो मीडियम है उसकी रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, राइट। चौथा देखो, और इसमें लीकेज ऑफ चार्ज का आर्टिकल, यही टॉपिक कह रहा था आपका, लीकेज ऑफ चार्ज। इक्वेशन जो बनी होगी ना तुम्हारी, अगर ध्यान से देखो तो इक्वेशन ये बनी हुई है, Q बराबर Q इनिशियल e रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन रो एप्सिलॉन के। एक बार चेक करना, जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन था उसका इंटीग्रेशन करके ये आएगा। नहीं किया था इंटीग्रेशन, dq बाई यस q1। सर यही है। ठीक, तो लीकेज ऑफ चार्ज कहाँ पर एप्लीकेबल है, कुछ समझ में है आपको कहाँ किन्हीं में? देखो यहाँ पर बैटरी नहीं है, फिर समझो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो बिना बैटरी के ही हो रही है, तो यहाँ पर बैटरी नहीं लगाई हमने। तो लीकेज ऑफ चार्ज किन न्यूमेरिकल्स में होता है? जिन न्यूमेरिकल्स में आप क्या करो, एक ऑब्जेक्ट लें, उसके ऊपर चार्ज रखें और उसके आसपास में कंडक्टिंग मीडियम डाल दें। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल दिखा देते हैं। जैसे हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अभी रिसेंटली हम लोग क्या करते थे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये कहते थे कि अगर इसको बैटरी से चार्ज करके और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दें, अगर याद हो आप लोग को कि उन न्यूमेरिकल्स में जहां पर कैपेसिटर लेते थे, बैटरी से कनेक्ट करते थे और उसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट करके और फिर छोड़ दे, मान लीजिए एक कैपेसिटर को चार्ज करके और बैटरी हटा दो वहां से। देखिए प्रैक्टिकली कहीं भी होता है, मोबाइल बैटरी है, मोबाइल बैटरी को 100% चार्ज कर लो, ठीक है, और अब आइडियल तरीके से सोचिए कि उसके अंदर कोई ऐप काम नहीं कर रही है, सारी एप्लीकेशन क्लोज्ड है जी, तो आइडियली उसकी बैटरी कितनी होनी चाहिए? 1 साल बाद खोलिए, 6 महीने बाद खोलिए जरा उस मोबाइल की, गारंटी ले सकते 100% तो नहीं मिलेगी बैटरी, जबकि स्विच ऑफ था वो, तब भी नहीं मिलेगी। अब अगर पूछे कि भैया 2-4-5% जो कम हुआ वो कहाँ चला गया, स्विच ऑफ में भी कुछ तो काम करेगा, क्योंकि आप तो आइडल सोचो ना, आइडल स्विच ऑफ का मतलब आइडल कंडीशन में कुछ काम ना कर रहा हो मोबाइल के अंदर, सब डेड पड़ा है, ये होता ही नहीं कभी, क्योंकि मोबाइल के अंदर जो बैटरी होगी उसके आसपास हवा तो होगी, थोड़ी बहुत तो रेजिस्टेंस होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाएगी ही जाएगी। तो ऐसे ही हम क्या कह रहे हैं कि ये इक्वेशन नोट करना पहले, जैसे मान लो आपने कहा जाए कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको हम लोगों ने चार्ज कर दिया Q0 और माइनस Q0 से, और ये बैटरी से चार्ज किया और उसके बाद बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को फर्स्ट चार्ज कर देते बैटरी से एंड देन उसके बाद बैटरी रिमूव कर देते। ये लाइन लिख लो भैया, डायग्राम से ज्यादा जरूरी ये है।
आफ्टर चार्जिंग द कैपेसिटर द बैटरी इज नाउ रिमूव्ड। तो आइडियली क्या होना चाहिए अब इसमें? 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 50 दिन बाद अब क्या होना चाहिए? प्लेट्स पे चार्ज कितना रहेगा बताओ? आइडियली तो ऐसे ही रहना चाहिए। आइडियली ये रहना चाहिए, बट होगा नहीं, चार्ज खत्म हो चुका होगा कुछ, तो अपने आप खत्म हो जाएगा। क्या रीजन होगा? लीकेज का क्या रीजन है? लीकेज मतलब मटेरियल हो गया आसपास। बीच में, हाँ इनके बीच में एयर होगी ना, वैक्यूम हो नहीं सकता। एयर होगी या मीडियम होगा, उस मीडियम में कुछ कंडक्टेंस होगी। तो अगर मीडियम है इनके बीच में, चाहे उसकी कंडक्टिविटी कम हो चाहे ज्यादा हो, जीरो कंडक्टिविटी नहीं होगी। समझ पा रहे? जीरो कंडक्टिविटी का मीडियम एग्जिस्ट ही नहीं करते रियल लाइफ में। तो होगा क्या इसमें? प्रोसेस की शुरुआत ऐसे होगी यार, ये जो कैपेसिटर है उसका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा। अब आपको ओम्स लॉ इस तरह से समझना पड़ेगा। ओम्स लॉ को लोग हमेशा ये समझते हैं कि बैटरी लगाएंगे तो सब तब होगा कुछ। ओम्स लॉ बार बार ये इक्वेशन कह रहा है, वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मीडियम के अंदर है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं मीडियम में और उस मीडियम में कंडक्टिविटी है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और जिस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस मीडियम में कंडक्टिविटी भी हो थोड़ी, तो अपने आप वहां पर करंट डेंसिटी आ जाएगी। और करंट डेंसिटी आ जाने का मतलब वहां पर करंट फ्लो कर रहा हो, तो मीडियम भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, करंट डेंसिटी भी आएगी। और रही बात समझने की, तो ऐसा समझ सकते हो कि ये चार्ज वाली प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगी। मीडियम के फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड पर जाएंगे। पॉजिटिव प्लेट के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसका चार्ज कम होने लगेगा। इसी को क्या कहा जाएगा? लीकेज ऑफ चार्ज। तो अगर पूछा जाए कि टी टाइम बाद कितना चार्ज होगा, यहाँ पर टी सेकंड्स के बाद अगर पूछे कि इस प्लेट पर कितना चार्ज होगा और इस प्लेट पर कितना चार्ज होगा, ये कैलकुलेट करना होगा। फाइंड द चार्ज आफ्टर टी सेकंड्स। अब इसको यहाँ पढ़ लो चाहे आरसी सर्किट में पढ़ लो, आरसी सर्किट में यही चीज डिस्चार्जिंग से नाम पढ़ाते हैं, कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग बोलते हैं इसको। Q equals to Q naught e to the power minus d by RC। उससे कर सकते हैं अगर आरसी सर्किट से देखना चाहो। नॉन आरसी सर्किट से देखना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक इक्वेशन से, तो ये तो एग्री करोगे ना कि ये चार्ज कंजर्व नहीं होंगे इसमें, बिल्कुल है ना? यस सर। तो चार्ज धीरे धीरे कम होगा, तो किसी टाइम बाद क्यू चार्ज है मान लीजिए। हम बेसिक इक्वेशन ये लगाने जा रहे हैं, जे बराबर सिग्मा ई। जे मतलब क्या है? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब था करंट अपॉन एरिया। तो सबसे पहले करंट, करंट आई को लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी, करंट डिवाइडेड बाई एरिया। लेकिन यहाँ माइनस साइन और लगा ले, रीजन समझ जाओगे माइनस साइन के पीछे, चार्ज का लीकेज है। नाउ करंट अपॉन एरिया बिकम्स करंट डेंसिटी एंड करंट डेंसिटी बिकम्स सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड का और कैपेसिटर के चार्ज का जो रिलेशन होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन ए एप्सिलॉन, साथ में K। इक्वेशन तैयार हो गई। पहले आई अपॉन ए को लिखा J, आई को लिख दिया डी क्यू बाई डी टी, करंट बाई एरिया J, J बराबर कंडक्टिविटी इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू प्लेट्स, वो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट होती है। हो गया इक्वेशन तैयार। नाउ डी क्यू बाई क्यू, एरिया एरिया कैंसल, माइनस फिर से आएगा, और सिग्मा को 1 अपॉन रो कर देगा तो ये आएगा 1 अपॉन रो एप्सिलॉन के इंटू डी टी, एंड फिर वही इक्वेशन आएगी टाइम 0 से t तक, ये इनिशियल चार्ज क्यू आई से बाद का चार्ज, रिजल्ट भी वही आना है। मजे की बात ये है कि जो लीकेज ऑफ चार्ज की इक्वेशन है वो सारे सिस्टम्स के लिए एक ही है।
चाहे वो स्फीयर का चार्ज लीक कर रहा हो, चाहे पैरेलल पिट कैपेसिटर का चार्ज लीक करे, इक्वेशन सबकी एक ही है। अगर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का चार्ज लीक करेगा तो भी इसी इक्वेशन से करेगा। ठीक है, कॉमन रिजल्ट है ध्यान रखना, लीकेज ऑफ एनी काइंड ऑफ कैपेसिटर बाय द सेम इक्वेशन। कॉमन इक्वेशन है, मतलब इसको शॉर्ट नोट्स में ऐड करना पड़ेगा। फॉर ड्यूरिंग द लीकेज ऑफ कैपेसिटर दिस इज द इक्वेशन, इररिस्पेक्टिव की कैपेसिटर कौन से टाइप का है। हटा इसको। कैपेसिटर में एक क्वेश्चन हुआ था, जल्दी से बताना, लिखिएगा नहीं अभी। कैपेसिटर में एक क्वेश्चन हुआ था कि दो छोटे स्फीयर थे, याद करें अगर, कि एक ए रेडियस का और एक इधर ए रेडियस का या बी रेडियस का था, और उनको डी डिस्टेंस पे रखा था, जिसमें कहा था कि डी बहुत ज्यादा है। मतलब उसका क्वेश्चन था टू स्मॉल स्फीयर्स, है ना, आर केप्ट एट अ लार्ज डिस्टेंस, और इनकी कैपेसिटेंस निकालने को कहा गया था, और ये आपस में कनेक्टेड नहीं थे, कनेक्ट नहीं थे ये, तो उसमें कौन सा टाइप का कॉम्बिनेशन बना था? सब पॉइंट चार्ज में सीरीज बना था ना ये। सीरीज वाला। यस तो सीरीज उसमें अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसा हुआ था कि इसकी C1 कैपेसिटेंस आई थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और इधर C2 कैपेसिटेंस आई थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, और बाद में इन दोनों को सीरीज में ऐड करके आंसर आ गया था। और वहीं पर जब इनको एक वायर से ज्वाइन कर दिया था तो यही C1 C2 पैरेलल में हो गए थे। नहीं वो नहीं मालूम, ये ऐसे मत करा करो, यही गलती कर देते हो। तो अब क्वेश्चन ये है दैट टू स्मॉल स्फीयर्स, चाहो तो लैंग्वेज लिखना जरूर, टू स्मॉल स्फीयर्स ऑफ सिमिलर रेडियस ए, और मे भी अलग अलग रेडियस है ए और बी। जल्दीबाजी ना करो उसमें, एनालॉग देखो, एनालॉग हम लोग को लेना आता है भाई, हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि ये टॉपिक सेम है। टू स्मॉल स्फीयर्स एंड दे आर सेपरेटेड बाय डी डिस्टेंस। जब स्मॉल स्फीयर बोल दिया तो अपने आप समझ जाओगे कि डी लार्ज है। टू स्मॉल स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय डी डिस्टेंस, बाकी रेडियस ए और बी है इनके मान। And the spheres are present in a medium of, these spheres are present in a medium of resistivity rho. The spheres are present in a medium of resistivity rho. ठीक है, बताएं क्या रेजिस्टेंस आएगी? रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम, जो कैपेसिटेंस में हम लोग का टाइम इन्वेस्ट हुआ था वो यूज करो। अब कैपेसिटेंस में इनको किस टाइप का कॉम्बिनेशन माना गया था, तो यहाँ भी सीरीज मान लो, और एक सिंगल स्फीयर का रेजिस्टेंस अभी कैलकुलेट करवाया गया। जस्ट थोड़ी देर पहले सिंगल स्फीयर का रेजिस्टेंस निकाला है, और अगर वो नहीं याद है तो कंसेंट्रिक वाला पहले याद कर लो, मतलब फिर वही काम करना है। याद करें, अगर थोड़ी देर पहले इसका रेजिस्टेंस क्या निकला था यार, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक सिंगल स्फीयर के अराउंड मीडियम का रेजिस्टेंस रो अपॉन 4 पाई ए, तो दूसरे साइड रेजिस्टेंस होगा R2 रो अपॉन 4 पाई बी, पैरेलल में मान लें इनको, निकाल दीजिए R इक्विवेलेंट। टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन तो वही रहेगा इसमें भी, चाहे कैपेसिटेंस के फॉर्म में देखो चाहे रेजिस्टेंस के फॉर्म में देखो। R1 R2 बाई R1 प्लस R2 पैरेलल फॉर्म में, बस यही था कि कैपेसिटेंस होते तो C1 प्लस C2 कर देते सीधे, क्योंकि इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अलग है। ये तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2 से आप बोलोगे कि इस पूरे मीडियम की रेजिस्टेंस आएगी, जो पूरा मीडियम इनके बीच में है
उस पूरे मीडियम के रेजिस्टेंस। और ऐसे में अगर कहा जाए, ये बात समझ में आई? और ऐसे में अगर कह देते हैं कि इन दोनों स्फीयर के बीच में एक बैटरी लगाई जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो करंट कितना फ्लो करेगा? तो नाउ करंट विल बी दिस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, जो कि R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। पक्का बोल सकता हूँ भैया, ये क्वेश्चन अगर दोबारा पेपर में आए तो गलत ही होगा अगर इसकी सीरियसनेस को नहीं समझ रहे हैं। ये वो मतलब जैसे होता है ना कि ऑब्वियस है कि ये सब ठीक है, हमको भी पता था, कोई नई बात नहीं है इसमें, ये उस टाइप की चीज नहीं है। रेजिस्टेंस निकालना ही अपने आप एक टफ टास्क है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ है? लिख लिया है? और किसी एक पेपर में तो है ऐसा क्वेश्चन, मतलब मेंस के ही 15 या 16 के पेपर में बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन आया था, वो पूरा इसी टॉपिक को लेकर के था। ओके, सिलेंड्रिकल वायर का एक और केस है, देखो जैसे स्फेरिकल वायर होगा वैसे सिलेंड्रिकल वायर के केसेस। जैसे अगर सिलेंड्रिकल वायर ले और एंड सपोज यहाँ पर मीडियम रखे कोई, रेजिस्टिविटी उसकी रो मान लेते हैं, इसकी इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी मान लेते हैं, एंड लेंथ एल। पहले वर्बली बताओ, अगर सर्कुलर फेसेस पर बैटरी लगाएंगे तो क्या रेजिस्टेंस होगी अगर बैटरी सर्कुलर फेसेस पे लगाई जाए? अगर हम ऐसे बैटरी लगाएं सर्कुलर फेसेस पर, मतलब ऐसे, तो अभी वो वाला कंसेप्ट लगाओ, करंट का फ्लो किस कौन से डायमेंशन में दिखाओगे, रेडियल या लेंथ वाइज? लेंथ वाइज। लेंथ वाइज। तो रेजिस्टेंस क्या बनेगा अगर करंट लेंथ वाइज फ्लो कर रही हो? तो रेजिस्टेंस विल बी रो, रेजिस्टिविटी रो एल, और एरिया वो होगा पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि बीच में तो गैप है ना, यहाँ से तो करंट जा नहीं रहा। तो दिस इज व्हेन फ्लो ऑफ करंट इज फ्लो ऑफ करंट पैरेलल टू द लेंथ है, इसको लॉन्गिट्यूडनल फ्लो बोल सकते हो कि करंट इज लॉन्गिट्यूडनली फ्लोइंग, लेंथ वाइज फ्लो। बट जैसे क्यूब वाला एग्जांपल दिया था कि क्यूबॉइड के डिफरेंट फेसेस के अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टेंस आएगी, और इस केस में अगर पूछे कि वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस वायर के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अगर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, V अपॉन L, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस वायर विल बी V अपॉन L। वो यूनिफॉर्म होगी कि वेरिएबल होगी, मतलब अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या फिर सेम होगी? मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच अलग में होगी। इलेक्ट्रिक, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम आएगा। लॉन्गिट्यूडनल फ्लो में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म आएगी, लॉन्गिट्यूडनल फ्लो में इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की साइड पर होगी, इस तरीके से यूनिफॉर्म। कोई वेरिएशन नहीं है, लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट साइड के इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटर रेडियस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इनर रेडियस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच के रेडियस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, लेफ्ट साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट साइड, सब एक जैसे।
कोई वेरिएशन नहीं। ठीक है, इसी में दूसरा केस होता है, अगर हम बैटरी को इस तरीके से कनेक्ट करने की बजाय सिलेंडर की कर्व फेसेस पे लगाते हैं, अगर बैटरी को इसी क्वेश्चन में सिलेंडर के कर्व फेसेस पे लगा दे, मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल अंदर वाले कर्व फेस पर और नेगेटिव टर्मिनल बाहर वाले कर्व फेस पर। अब बताओ फ्लो ऑफ करंट किधर होगा? ना वर्टिकल नहीं, रेडियल बोलो, रेडियल फ्लो ऑफ करंट हुआ ही। अच्छा, ये टॉपिक तुम्हें हेल्प करेगा हीट ट्रांसफर को कंपेयर करने में। एक और बेनिफिट है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हीट ट्रांसफर के फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल इसी के एनालॉग। क्योंकि सिर्फ यही प्लस माइनस नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट आपको खुद सोचना पड़ेगा, अंदर का पूरा कर्व सरफेस प्लस हो गया, जहां पर टर्मिनल लग गया वो पूरा इक्विपोटेंशियल हो गया। अब बताओ, अगर करंट रेडियली फ्लो होगी तो क्या इनर सरफेस और आउटर सरफेस पे डिफरेंट करंट जाएगी? अभी स्फीयर में बता चुके हैं इसके बारे में। नहीं सर, सेम सेम जाएगी। है। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी तो वो अलग हुई। कितना होगा? सिलेंडर की एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पर अगर पूछा जाए कि क्या होगी करंट की डेंसिटी, सिलेंडर की एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पर करंट डेंसिटी, तो फिर हम अपने बेसिक रूल पे चलेंगे। करंट डेंसिटी एट स्मॉल आर विल बी द करंट डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया। स्मॉल आर डिस्टेंस का सरफेस एरिया 2 पाई आर एल, हुआ करंट डेंसिटी। इसको सिग्मा इंटू ई कर सकते हैं, मतलब इसी को सिग्मा से डिवाइड कर दें अगर, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन है, रेडियल डिस्टेंस का फंक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले सरफेस पे कुछ और होगी, बाहर वाले सरफेस पे कुछ और होगी, एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये काम तो कैपेसिटर में भी हुआ था, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल आई थी। और अगला स्टेप समझ लो क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसको इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट रख देंगे ए से बी तक, इनर रेडियस से आउटर रेडियस तक, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और उसके बाद v इक्वल टू आई आर का कंसेप्ट लगा करके रेजिस्टेंस निकाल लो। बताना क्या आ रहा है रेजिस्टेंस? रो अपॉन 2 पाई एल लॉग बी बाय रेजिस्टेंस। मतलब ये हो जाएगा आई बाई 2 पाई एल बाहर, और ये नेचुरल लॉग बी बाई ए। ओम्स लॉ फॉलो कर लेंगे। सो रेजिस्टेंस ऑफ दिस पोर्शन विल बी log b by a अपॉन 2 पाई एल। रो भी जाएगा। सर ये सिग्मा भी आएगा नीचे। अच्छा, 1 अपॉन सिग्मा रो बन जाएगा, वो छूट गया तो रो आएगा यहाँ पर। मैं इस मेथड को जानते हो क्यों फॉलो करता हूँ? रेजिस्टेंस निकालने के बुक्स में जो इसके मेथड है वो क्या करते हैं, डिफरेंशियल एलिमेंट चूज करते हैं। कभी भी देखना, कहीं पर भी स्फेरिकल रेजिस्टेंस ऑफ स्फीयर को सर्च करना कहीं भी, तो जो स्टैंडर्ड सोर्स होंगे वो तो इस तरीके से फॉलो करेगी। बाकी लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डी आर विड्थ की स्फेरिकल शेल मान ली, उसका रेजिस्टेंस निकाल लिया, फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया, आंसर आएगा। बट उसमें जो इसके इनसाइट्स हैं ये सब मिस हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न क्या है अंदर, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। अभी इसमें क्या हो रहा है, हमने रेजिस्टेंस ही नहीं निकाली है, रेजिस्टेंस के साथ हमें करंट डेंसिटी के बारे में पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पता है, सब कुछ कैलकुलेट हो रहा है और टाइम उतना ही लगेगा, आंसर लाने का टाइम उतना ही है। सिस्टमैटिक है ना, इजी क्या है कि प्रॉपर रूट पे चल रहा है, ये बार बार एक ही काम करना है। उसमें क्या है कि पहली बात तो यही गड़बड़ हो जाता है कि एलिमेंट कौन सा ले, पता चला गलत एलिमेंट चूज कर लिया, पूरी चौपट हो गई वहीं पर। यहाँ आपको एलिमेंट से बचाया हुआ है, अरे बड़ा लफड़ा उसमें।
इसमें सीधा सा रूल है कि ये गिनती के 3-4 फॉर्मूले लगाते रहिए, खत्म। चलो इसके बाद अगली क्लास में करेंगे तब। तुम लोग भैया नोट कर लो। नोट कर लिया तुम लोगों ने भैया? मतलब एंड कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, कर sir. लिया। Yes. चलो ठीक है, थैंक यू।